बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को हमारे चैनल साइंस गुरु में खुश आमदीद। और आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है एटम। तो हमारे पास एटम क्या है? Atom is the smallest particle of an element which take parts in a chemical reaction। यानी कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है उसको हम बोलते हैं एटम। हमारे पास सबसे पहले कुछ अर्स पहले ये तस्वीर किया जा सकता है कि हमारे पास जो मैटर है, मादा है जो हमारा पूरी कायनात में पाया जाता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उन पार्टिकल्स को जो हमारे पास पार्टिकल है वो हमारे पास नजर नहीं आ सकते और इससे बहुत अच्छा पहले ये समझ किया जा सकता। फिर हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर है। ग्रीक फिलोसोफर ने अपना नजरिया पेश किया। उन्होंने ये कहा कि मैटर को हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं एक बेसिक यूनिट तक पहुंचने के लिए, कि हमारे पास जो भी मैटर है उसको हम फर्दर डिवाइड करते जाते हैं और बिल्कुल हमारे पास लास्ट पे एक बेसिक यूनिट पॉइंट है। दे थॉट दैट मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू रीच अ बेसिक यूनिट। यानी कि हम मादा को जितना भी मैटर है हमारे पास ऑल ओवर डिवाइड उसको बिल्कुल डिवाइड करते जाते हैं और यहां तक डिवाइड करते हैं कि हमारे पास एक बेसिक यूनिट आ जाए। देन हमारे पास ग्रीक फिलोसोफर के बाद 17वीं सेंचुरी में हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टडी हुई। उसके बाद डेमोक्रिटस आया। डेमोक्रिटस ने क्या कहा? डेमोक्रिटस ने उस बेसिक यूनिट को जो पार्टिकल्स थे जिनका मैटर बना हुआ है, हमने पढ़ा है कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है जो कि नजर नहीं आ सकते हमें। डेमोक्रिटस ने उन पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया था। डेमोक्रिटस ने कहा था कि वो पार्टिकल जो छोटे छोटे और मादा जिन उन एटम से मैटर बना है उसको उसने एटम्स का नाम दिया। जो लफ्ज एटम है उसको हमने एक ग्रीक वर्ड एटमस से माखूज किया है। द वर्ड एटम इज डेराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटमस मींस इंडिविजुअल। मतलब कि एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड एटमस से माखूज है जिसका मतलब है इंडिविजुअल, यानी कि इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। उसके बाद हमारे पास 17वीं सेंचुरी में क्वांटिटेटिव स्टडी हुई मैटर की। तो क्वांटिटेटिव स्टडी में हमारे पास कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस के बारे में हमें बताया गया मुख्तलिफ किस्म का। उसके बाद हमारे पास जॉन डाल्टन आया 1808 में। जॉन डाल्टन ने कहा, जॉन डाल्टन ने इस एग्जिस्टेंस ऑफ एटम की वजह से, एटम के मौजूदगी की वजह से दो लॉ मुतारफ कर रहा है। एक है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और एक है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर में मैटर को ना तो हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम इसको फना कर सकते हैं, बल्कि ये मौजूद है, यानी कि इसको एक फॉर्म से कन्वर्ट दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी उसने दो बताए थे। तो ये दो लॉज डाल्टन ने जस्ट एटम्स की एग्जिस्टेंस की वजह से दिए थे, मतलब कि एटम मौजूद हैं। उसके बाद कुछ मॉडर्न रिसर्च हुई। मॉडर्न रिसर्च में हम ये कहा, पहले हमने ये पढ़ा था कि मैटर ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसी भी मैटर का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब जो मॉडर्न रिसर्च हुई इसमें हमने ये देखा कि हमारे पास एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। एटम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और इस तरह के तकरीबन 100 पार्टिकल्स एटम में मौजूद हो सकते हैं। यानी कि मॉडर्न रिसर्च हमें ये बताती है कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। इसमें 100 के करीब छोटे छोटे मजीद पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हमारे पास जैकब बर्ज़िलियस आया। जैकब बर्ज़िलियस ने क्या किया? जैकब बर्ज़िलियस ने हमारे पास एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस इंट्रोड्यूस किए। एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बारे में उसने हमें बताया। तो आज हमारे पास इंट्रोडक्शन हमने पहले एटम को पढ़ा। एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम दैट कैन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। उस पर हम एटम के बारे में मज़ीद थ्योरीज पढ़ी। सबसे पहले उससे पहले हमारे पास ये कहा जा सकता है कि मैटर जो है मादा वो बिल्कुल नजर ना आने वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स का मजमूआ है। उसके बाद ग्रीक फिलोसोफर आए। ग्रीक फिलोसोफर ने अपना नजरिया पेश किया कि हमारे पास जितना भी मैटर है उसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं एक बेसिक यूनिट तक पहुंचने के लिए। उसके बाद डेमोक्रिटस आया। डेमोक्रिटस ने हमारे पास क्या कहा कि वो जो पार्टिकल्स हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको उसने उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम का नाम दिया। एटम का वर्ड जो हमारे पास है वो एक ग्रीक वर्ड एटमस से माखूज है जिसका मतलब है इंडिविजुअल, मतलब कि मजीद तकसीम ना हो सके। इंडिविजुअल का मतलब है जो कि और ज्यादा तकसीम ना हो सके, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट है।
उसके बाद जॉन डाल्टन आया। जॉन डाल्टन ने एटम्स की मौजूदगी की वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मुताबिक करवाया। फिर मॉडर्न रिसर्च में हमने ये पढ़ा कि जो एटम है उसमें मजीद छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह, और इस तरह के 100 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके बाद जैकब बर्ज़िलियस आया और जैकब बर्ज़िलियस ने हमारे पास एटॉमिक मास, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को बयान किया। ऑफ एटम मतलब हम एटम को देख कैसे सकते हैं, यानी कि उसका एविडेंस किस तरह हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर को हम किस तरह बयान कर सकते हैं, उसकी शेप वगैरह, स्ट्रक्चर किस तरह है, एटम है किस तरह, ये हम सारा एविडेंस ऑफ एटम पढ़ना है। और हमारे पास ये मुमकिन नहीं है कि हम डायरेक्ट अपनी आंख से एटम को देख सकें, यानी कि इसका डायरेक्ट एविडेंस जो है, इसकी डायरेक्ट देखना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। तो एक ऑर्डिनरी जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आती है वो हमारे पास साइज मेजर कर सकती है 500 नैनोमीटर तक, मतलब कि 1 नैनोमीटर में हमारे पास 10⁻⁹ मीटर होते हैं। जो हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को 500 नैनोमीटर तक मेजर कर सकती है, लेकिन हमारे पास एटम का साइज नैनोमीटर से भी कम है। तो इसलिए हमारे पास ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, उसके लिए एटम को देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लिहाजा हम अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज एटम जितना है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बजाय हम क्या यूज करते हैं, एटम का साइज फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो हमारे पास किसी भी चीज को देखने के लिए विजिबल लाइट यूज नहीं कर सकती, बल्कि हमारे पास ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर सकती है, क्योंकि हमारे पास विजिबल लाइट की जो हमारे पास होती है वेवलेंथ वो बहुत ही ज्यादा है और एटम का जो साइज है वो बहुत ही लेस है। इसलिए हमारे पास विजिबल लाइट्स के जरिए हम एटम को नहीं देख सकते, बल्कि इसलिए हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास ऐसे माइक्रोस्कोप है जो कि किसी भी चीज को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज करती है। लिहाजा हमारे पास क्योंकि जो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो विजिबल लाइट से बहुत ज्यादा शॉर्टर है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ बहुत छोटी है। इसलिए एटम की छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होगी इसलिए वो एटम से टकराएगी आसानी से और हम एटम नजर आ जाएगा। अगर हम बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे तो हमारे पास एटम से टकराएगी नहीं, बल्कि एटम से टकराए बगैर वापस चली जाएगी। जब एटम से टकराए बगैर वापस चली जाएगी तो फिर हमारे लिए एटम को देखना नामुमकिन होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज कर सकती है, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनका इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम है। और जब इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ विजिबल लाइट की वेवलेंथ से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली एटम से टकरा सकते हैं और एटम को हम देख सकते हैं। तो जब अगर हम विजिबल लाइट वाली माइक्रोस्कोप यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करेंगे तो उसकी विजिबल लाइट जो यूज हो रही है उसमें उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। जब उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एटम से टकराएगी नहीं बल्कि ऐसे गुजर जाएगी, तो फिर हम एटम के बारे में कुछ पता नहीं चल सकेगा। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन की बीम वो यूज करती है, इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, ज्यादा वो एटम से टकराएगी तो हम एटम का स्ट्रक्चर इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक्सरे एनालिसिस से भी हम एटम को देख सकते हैं। एक्सरे एनालिसिस किस तरह देख सकते हैं, एक्सरे एनालिसिस से हमारे पास ये हमारे 20th सेंचुरी में हुआ था। एक्सरे एनालिसिस 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी में एक न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया था एटम को देखने के लिए। इसमें ये शो करता है कि जो डायमीटर ऑफ एटम है इसके जरिए हमने डायमीटर ऑफ एटम फाइंड आउट किया था और वो हमारे पास आया था 2 × 10⁻10 मीटर या 0.2 नैनोमीटर। तो एक्सरे एनालिसिस से हमने एटम का डायमीटर फाइंड आउट कर दिया था जो कि 0.2 नैनोमीटर है, और इसने हमें ये बताया था कि मैसेज ऑफ एटम जो हो सकते हैं वो 10⁻27 से लेकर 10⁻25 किलोग्राम तक हो सकते हैं। ये इनकी मैसेज की रेंज है। उसके अलावा अगर हम इसके मैसेज को किलोग्राम में या ग्राम में एक्सप्रेस करने की बजाय एटॉमिक मास यूनिट में भी बयान कर सकते हैं। ये किसी भी एटम के मास को बयान करने के लिए एक न्यू यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। और हमारे पास एक एटॉमिक मास यूनिट 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल है। यानी कि एक्सरे एनालिसिस से हमने एटम का डायमीटर भी फाइंड आउट कर लिया, इसके मैसेज भी फाइंड आउट कर लिए। और एटम का साइज इतना छोटा होता है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक फुल स्टॉप गए अपनी कॉपी पे तो उस एक फुल स्टॉप पे हमारे पास मिलियन ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यार एटम का साइज बहुत ही छोटा है, ये हमें दिखाई नहीं दे सकता, इसलिए हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं। तो आज हमने एटम का इंट्रोडक्शन और इसके एविडेंस के बारे में पढ़ लिया। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।